हाय एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th के एक नए चैप्टर से जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हमारे जीवन की जो एक इकाई है, इकाई मतलब एक जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। वैसे ही जैसे हमारे घर की एक छोटी सी जो नींव होती है वो एक सिंगल ईंट से रखी जाती है, वैसे ही हमारे लाइफ की जो सिंगल बेसिक यूनिट थी वो क्या है, जाइगोट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ होता है वो कैसे शुरू होता है, जाइगोट से। सेल वर्ड लैटिन लैंग्वेज से आया है जिसका अर्थ है द लिटिल रूम। द लिटिल रूम है, ठीक। अब हम देखेंगे कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉम्पोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वन और मोर मतलब एक या एक से अधिक सेल से मिल करके बने होते हैं। जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं डिटेल्स रिलेटेड विथ सेल्स, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। अब उसके बाद है कि एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल होगा हमारा अमीबा। अमीबा क्या होता है हमारा, अमीबा एक सिंगल सेल होता है जो कि अलग अलग लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ह्यूमन बॉडी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। जितने भी हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब आती है एक क्वेश्चन कि हमारे डिस्कवरी ऑफ सेल में किसका किसका योगदान था। सबसे पहले आते हैं हमारे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 में पहली बार इन्होंने खोजा था सेल को। सेल को इन्होंने कैसे खोजा था, सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से। और कहाँ खोजा था, एक डेड कॉर्क ऑफ स्लाइस में खोजा था और टर्म किया था ये वर्ड सेल। फिर है हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने डेड सेल्स खोजे थे, इन्होंने लिविंग सेल्स खोजे थे, ये इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में इन्होंने लिविंग सेल्स खोजे थे। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। फिर है मैथियास स्लाइडेन। मैथियास स्लाइडेन ने 1838 में ये प्रपोज किया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर के बने हुए हैं। फिर हमारे थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान ने बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से मिलकर के बने हैं। प्लांट्स का किसने बताया, स्लाइडेन ने। श्वान ने किसका बताया, एनिमल सेल्स। श्वान ने बताया एनिमल्स के बारे में कि ये सेल से बना है और स्लाइडेन ने प्लांट्स का बताया। और इन्हीं दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। अब आए हमारे रुडोल्फ वर्शाव। अब उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट का एक क्वेश्चन आया कि ये सेल्स आए कहाँ से हैं। तो हमारे ये जो सेल्स हैं ये आए हैं पहले की प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। इन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से हम कहेंगे कि पेरेंट सेल से ही आते हैं हमारे यंग सेल्स, डॉटर सेल्स आती हैं। और एक टर्म दिया लैटिन में ओमनिस सेलुले ए सेलुले, जिसका मतलब है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये चार वर्ड काफी इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जा सकता है कि ये किसने दिया था। अब है सेल थ्योरी जो कि स्लाइडेन और श्वान ने 1838 और 39 में मिला करके दिया था। इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ सेल्स। एक या एक से अधिक तरह के सेल से मिलकर के बने होते हैं। सेल क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेगा और फंक्शन भी परफॉर्म करेगा। हर न्यू सेल्स अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, जैसा कि रुडोल्फ वर्शाव ने बताया था। अब हमारे कि इसके एक्सेप्शंस क्या क्या होंगे, तो इसके एक्सेप्शंस होंगे
कि वायरस क्या होंगे, ए सेलुलर होंगे, तो उनके ऊपर हमारी ये जो सेल थ्योरी है वो फिट नहीं बैठेगी। फिर हमारे सीनोसाइटिक फंगी और एल्गी जिनके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। फिर हमारे मसल फाइबर्स भी क्या होते हैं, हमारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। फिर आता है कि मसल फाइबर्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तब उसके बाद आता है कि हमारे सेल्स जो हैं उनके शेप्स किस तरह से अलग अलग हो सकते हैं। शेप और साइज के बेसिस पर हमारे सेल्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम स्फेरिकल शेप की बात करें तो ओवम हो जाएगा, ये नॉन मोटाइल होता है। फीमेल एग होता है क्योंकि इसके पास होते हैं फूड रिजर्व्स। फिर हमारे क्यूबॉइडल शेप के पाए जाएंगे किडनी ट्यूब्यूल्स में, कॉलमनर पाया जाएगा इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में। उसके बाद स्पिंडल शेप्ड पाया जाएगा मसल सेल्स में, डिस्क शेप्ड पाया जाएगा आरबीसीज में, ब्रांच्ड पाया जाएगा न्यूरॉन्स में, और इरेगुलर पाया जाएगा हमारे अमीबा में। ठीक है, उसके बाद आता है कि सेल्स के साइज क्या क्या हो सकते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट सेल होगा ये माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, इसका साइज होगा 0.1 से 0.3 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट सिंगल सेल होगा ऑस्ट्रिच का एग। लॉन्गेस्ट होगा नर्व सेल या न्यूरॉन जो कि 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच का एग यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल नंबर के बेसिस पे कितने टाइप के ये हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर होंगे हमारे जो एक सेल से मिलकर के बने होंगे, अमीबा हो गया, क्लमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया और बैक्टीरिया हो गया। उसके बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि ढेर सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं, ह्यूमंस, मैंगो ट्री और अर्थवर्म। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रो वर्ड का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये हमारे प्रिमिटिव सेल्स होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। क्लास 9th में हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया गया था कि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लैक करते हैं, नहीं पाए जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा, गैलिस्पेक्टम भी कह सकते हैं इसको। ये डेडली डिजीजेस कॉज करते हैं ह्यूमंस में, इनको हम पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स या जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ये एम यहाँ पे कैपिटल होगा। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे इनके, इनका जो बेसिक सेल साइज होगा वो 0.5 से 5 माइक्रोन मीटर होगा। 1 माइक्रोन मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। सेल एनवेलप में क्या क्या पाया जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनका ट्रू न्यूक्लियस नहीं यहाँ पे पाया जाएगा, इसकी जगह पाया जाएगा एक न्यूक्लियॉइड। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स यहाँ पे किस टाइप के पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे 70S टाइप के। उसके बाद हमारा फ्लैजेला यहाँ पे पाया जाता है लोकोमोशन के लिए। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में नीट में भी पूछा जाता है और नॉर्मल हमारे एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं और ये होता क्या है। तो ये इनफोल्डिंग्स होती है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, डीएनए रेप्लिकेशन कराएगा मतलब कॉपिंग, फिर से सेल वॉल की फॉर्मेशन कराएगा, रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं,
क्रोमैटोफोर्स हमारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके पास पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं हमारे साइनोबैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस में। एक इसका फंक्शन ये भी होगा। अब आता है कि सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पीवाईक्यू में पूछता है सबसे ज्यादा, ये ग्लाइकोकैलिक्स। सेल एनवेलप में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। आउटर कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स होती है। ग्लाइकोकैलिक्स का सबसे पहला पार्ट है कैप्सूल, जो कि थिक और टफ होगा। फिर है स्लाइम लेयर, जो कि थिन और लूज होगा। काम करेगा ये प्रोटेक्शन का, प्रिवेंट करेगा डिहाइड्रेशन को और अटैचमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, अब आती है इसके अंदर की लेयर सेल वॉल। सेल वॉल मिडल लेयर से मिलकर के बना होगा, रिजिडिटी देगा, शेप को मेंटेन करेगा और ऑस्मोटिक बर्स्टिंग को रोकेगा। ये बना किससे होता है? ये बना होता है हमारे पेप्टिडोग्लाइकन से। फिर हमारा प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन, ये इनर लेयर होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होगा और ट्रांसपोर्ट कराएगा सब्सटेंसेस का। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या क्या हो सकता है। तो कैरेक्टर्स ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को कैसे अलग अलग करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे एसिडिक और बेसिक स्टेन से किन बैक्टीरिया को डाई किया गया था। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ग्राम पॉजिटिव में थिक पाई जाती है, नेगेटिव में थिन पाई जाएगी। आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होगा। ग्राम स्टेन की अगर हम बात करें तो पर्पल पाया जाएगा और ग्राम नेगेटिव में पिंक पाया जाता है। लाइपोसैकेराइड एब्सेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो बैसिलस होगा, क्लोस्ट्रेडियम एग्जाम्पल आपकी ग्राम पॉजिटिव के, इकोलाई और सैल्मोनेला एग्जाम्पल होंगे ग्राम नेगेटिव के। मीजोजोम्स क्या होते हैं? मीजोजोम्स हमारे इन फोल्डिंग्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करवाते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करवाते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करवाते हैं और क्रोमोसोम्स के डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करवाते हैं। एक होता है हमारा प्लाज्मिड भी। प्लाज्मिड में क्या होगा? सिंगल सर्कुलर, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए यहां पर पाया जाता है आउटसाइड the nucleoid region and contains the main genetic material. प्लाज्मिड का एक और फंक्शन होता है कि it helps the vector to bind to its site। ठीक है, अब है कि मीजोजोम्स हमारे सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। फिर आता है हमारा कि क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं। तो क्रोमैटोफोर्स हमारे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं जिनके पास पाए जाते हैं हमारे पिगमेंट्स, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाएगा और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करेगा। फिर है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? हमारे प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं सेल की। ये हमारा प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का पाया जाएगा। ये बना कैसे होता है? 50S और 30S से बना होता है, जो कि मिला करके 70S होता है। इसको हम एक शॉर्ट वीडियो में फिर से समझेंगे कि इस S का मतलब क्या होता है
और ग्राम स्टेनिंग कैसे की जाती है वो भी समझेंगे। एस स्टैंड्स फॉर स्वेटबर्ग यूनिट। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है ये। ग्लाइकोजन, जैसे एग्जांपल हो गया ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स का, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स का और साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, ये हमारे इंक्लूजन बॉडीज के एग्जांपल्स हो गए। यहाँ पर ये किसी भी तरह के मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है और फ्रीली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होंगे? यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस और प्रोटिस्ट इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। साइज की बात करें अगर, तो यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होगा वो 10 से 100 माइक्रोन मीटर होगा। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यहाँ पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी पाए जाएंगे। साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंटलाइज्ड होगा, मतलब यहाँ पे हर एक सेल ऑर्गेनल्स के अपने अपने मेम्ब्रेन्स होंगे, जिससे साइटोप्लाज्म हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। एटीएस राइबोसोम टाइप पाया जाएगा और लीनियर क्रोमोसोम पाया जाएगा। अब है कि डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर ये आता है कि न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होगा, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोम्स में सर्कुलर टाइप का पाया जाएगा और यूकैरियोट्स में लीनियर टाइप का पाया जाएगा। राइबोसोम्स यहाँ पे 70s पाए जाएंगे, यूकैरियोट्स में 80s। ऑर्गेनल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे। सेल साइज की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में स्मॉल पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में लार्ज पाए जाएंगे। सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाइनरी फिजन होगा, यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस होगा। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे एग्जांपल्स में आएंगे। सेल वॉल, अब अगला आता है हमारा सेल वॉल। ये नॉन लिविंग रिजिड कवरिंग होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर होगा और सबसे बाहर की लेयर सेल वॉल होगी। कहाँ पर? प्लांट के सेल्स में, एल्गी में, फंगस और बैक्टीरिया में। ये कहाँ एब्सेंट होता है? एनिमल सेल्स में। फंक्शंस क्या क्या करते हैं हमारे सेल वॉल? ये डेफिनेट शेप देते हैं सेल को, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करेंगे, ऑस्मोटिक बर्स्टिंग से बचाएंगे और सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। अभी हम देखेंगे कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, और टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं। प्लांट सेल वॉल क्या करता है? ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर के बने होते हैं। अगर हम प्लांट सेल वॉल के लेयर्स की बात करें तो एक होता है हमारा बाहर का मिडल लैमेला, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर के बना होता है। सीमेंटिंग करता है दो सेल्स के बीच में। फिर है प्राइमरी सेल वॉल, थिन होगा, इलास्टिक होगा और ग्रोइंग सेल्स में पाया जाएगा, उन सेल्स में जो कि ग्रो कर रहे हैं, जैसे हमारा एग्जांपल हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। फिर हमारा सेकेंडरी सेल वॉल जो कि प्राइमरी के अंदर प्रेजेंट होता है और सेलुलोज और लिग्निन इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। माइक्रोस्कोपिक चैनल्स होते हैं जो कि प्लांट सेल्स को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद फंक्शंस की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन कराएगा दो सेल्स के बीच में ये। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कराएगा मटेरियल्स का, और फंगस की जो सेल वॉल्स होती है ये काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर के बनी होती है। एल्गी की बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स से और कैल्शियम कार्बोनेट से, कुछ एल्गी में।
अब इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी स्टेटमेंट्स क्या क्या कहती हैं कि सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल्स में, मिडल लैमेला में सबसे ज्यादा पाया जाता है कैल्शियम पेक्टेट, प्लाज्मोडेस्माटा नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करेगा, प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन पाया जाएगा, फंगल सेल वॉल काइटिन से मिलकर के ज्यादा बना होगा और बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना होगा। उसके बाद है कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है। तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये लिविंग होगा, थिन, फ्लेक्सिबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे सराउंड करता है साइटोप्लाज्म को। उसके बाद है कि ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाएगा और प्लांट सेल्स में ये पाया जाता है आउटसाइड दी सेल वॉल। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की अगर हम बात करें रिगार्डिंग आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हमारे एक साइंटिस्ट आते ओवर्टन ने ये बताया कि 1895 में हमारा जो मेम्ब्रेन है इसमें लिपिड्स पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे गार्टन और ग्रेंडल। 1925 में इन्होंने बताया कि हमारा जो मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। फिर है डैनियली और डावसन, इन्होंने दिया था सैंडविच मॉडल 1935 में। फिर है रॉबर्टसन जिन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया और उसके बाद हमारे सिंगर और निकलसन जिन्होंने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया और ये अभी तक का सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है? ये कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है हमारे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमारे एम्बेडेड होते हैं लिपिड बाइलेयर में। यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, ये हमारा इंटेग्रल प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये ग्लाइकोलिपिड हो गया, ये ग्लाइकोप्रोटीन हो गया और ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर हो गई। ये हेड है और ये टेल है। लिपिड्स और मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं? ये लैटरली मूव करते हैं। लैटरली मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कभी भी अप या डाउन, डाउन या डाउन टू अप मूवमेंट नहीं करेंगे, जिससे मेम्ब्रेन फ्लूइड स्टेट में रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड होते हैं हमारे लिपिड्स और प्रोटीन से, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड मोज़ेक है। अब एनसीईआरटी स्टेटमेंट अगर हम देखें तो लिपिड्स प्रोवाइड फ्लूइडिटी एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स प्रोवाइड फ्लूइडिटी और प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं मोज़ेक अपीयरेंस। केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है? लिपिड्स मेनली हमारे फॉस्फोलिपिड से बनेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक हेड एक पाया जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोफिलिक हेड। ये जो हेड होगा ये वाटर लविंग होगा। हेड क्या होगा? वाटर लविंग होगा। ये वाटर होगा, वाटर लविंग, इसीलिए ये पोलर होगा। ठीक, आउटर फेस करेगा, बाहर की तरफ फेस करेगा और इनर एक्वस एनवायरमेंट में ये पाया जाएगा। फेसेस आउटर एंड इनर एक्वस एनवायरमेंट। उसके बाद है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल की अगर हम बात करें तो ये नॉन पोलर होगा, वाटर रिपेलिंग होगा और अंदर की तरफ डायरेक्टेड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ ये डायरेक्टेड होगा। दूसरा है हमारे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स दो तरह के पाए जाते हैं हमारे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को हम कहेंगे इंटेग्रल प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक को कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगे ये लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होंगे, मतलब धसे हुए रहेंगे। पार्शियली ये बाहर की तरफ निकले रहेंगे और पूरे के पूरे मेम्ब्रेन में ये पाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट और रिसेप्टर्स का ये काम
करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। फिर है पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये मेम्ब्रेन सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की तरह। ग्लाइकोप्रोटीन्स किससे मिलकर के बने होंगे? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से मिलकर के। और पाए जाते हैं हमारे ग्लाइकोलिपिड्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे किन फॉर्म्स में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो हमारे ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएंगे वो। साथ में मिल करके ये ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं, जो कि सेल रिकॉग्निशन, एडिशन और कम्युनिकेशन का काम करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं उनकी? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे शेप चेंज होता रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सेलेक्टिवली परमिएबल होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अलाउ करेगा, कुछ की नहीं। फ्लूइड नेचर होता है, लिपिड और प्रोटीन्स हमारे लैटरली मूव करते हैं। सेल्फ सीलिंग, कोई भी माइनर इंजरी होगी तो यहाँ पे सेल्फ सीलिंग वहां पे पाया जाएगा। फंक्शंस क्या क्या करेंगे? इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट कर रहे हैं एक बाउंड्री की तरह, और एंट्री एग्जिट को भी ये कंट्रोल करते हैं। सेल रिकॉग्निशन की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स पाए जा रहे हैं, इनकी वजह से सेल रिकॉग्निशन हो रहा है। अब है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है इनवैजिनेशन के द्वारा। इनवैजिनेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, इसके पास पाया जा रहा है कोई फूड या कोई इंसेक्ट पाया जा रहा है, तो ये अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को निकालेंगे और इस फूड को इनगल्फ कर लेंगे, यही इन्वेजिनेशन है। तो कुछ इस तरह का एक वैक्यूल क्रिएट होगा जिसमें ये इंसेक्ट या फूड घुस गया और एक वैक्यूल क्रिएट होगा उसके अराउंड। ये जो हाथ जैसे मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इसी को हम इन्वेजिनेशन कहते हैं। जैसे कि अमीबा अपना फूड इनगल्फ करता है न्यूट्रिशन के प्रोसेस के दौरान, और उन इन्वेजिनेशंस का क्या नाम था? स्यूडोपोडिया। अब है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होगा रिमूवल ऑफ मटेरियल्स आउटसाइड द सेल। एग्जाम्पल हो गया हार्मोन सिक्रीशन। अब देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है। अगर हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कराता है ये। यहाँ पर किसी भी तरह से एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एटीपी की जब यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो जो मूवमेंट होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे होगा। इसमें आते हैं हमारे डिफ्यूजन, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी हायर से लोअर कंसंट्रेशन पे। एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं लगती है और ये तब तक होता है जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, मतलब राइट बराबर लेफ्ट वाली सिनेरियो क्रिएट ना हो, तब तक डिफ्यूजन चलता रहेगा। ये ज्यादा था, ये कम था, अब ये तब तक चलता रहेगा जब तक ज्यादा से कम में आके भर भर के पानी बराबर नहीं हो जाता। इस तरह से इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, जब दोनों जगह बराबर कंडीशन मतलब बैलेंस स्टेट अटेन हो जाए। फिर है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पर मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। जब कैरियर प्रोटीन्स के हेल्प से फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है, तो एग्जांपल आ गया ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पेसिफिक होगा, ये सिंपलर डिफ्यूजन से फास्ट होगा, यहाँ पर एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में वाटर की जो मूवमेंट होगी वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगी। हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल पे ये मूवमेंट होती है। मतलब ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन
जो कि एक लिक्विड मीडियम में होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पर बाहर की सेल के बाहर की जो कंसंट्रेशन होगी वो लोअर होगी और अंदर की ज्यादा होगी। रिजल्ट क्या होगा? वाटर एंटर करेगा सेल के अंदर, प्लांट सेल टर्जिड हो जाएगा और एनिमल सेल फट सकता है। फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर आउटसाइड कंसंट्रेशन ज्यादा होगा जिससे वाटर सेल से बाहर निकलेगा। यहाँ पे सेल के अंदर आ रहा था, यहाँ पे बाहर जाएगा। प्लांट सेल में प्लाज्मोलाइसिस होगा, एनिमल सेल श्रिंक कर जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? कंसंट्रेशन बाहर भी बराबर रहेगा और अंदर भी। रिजल्ट क्या होगा? कोई भी नेट वाटर मूवमेंट नहीं होगा। प्लाज्मोलाइसिस क्या कहता है? प्लाज्मोलाइसिस कहता है कि श्रिंकेज हो रहा है प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म का श्रिंकेज हो रहा है क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। एनसीईआरटी स्टेटमेंट है कि सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यूरिंग प्लाज्मोलिसिस, कुछ इस तरह से। एक जगह आकर के सेल यहाँ पे चिपक जाएगा श्रिंक होके। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अब पैसिव के बाद आती है बारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। मूवमेंट होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे। यहाँ पे हायर से लोअर था, यहाँ पे लोअर से हायर है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में हो रहा था, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जिसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो एटीपी लगेगा और कैरियर प्रोटीन्स लगेंगे। एग्जाम्पल हो गया सोडियम और पोटेशियम पंप। और एंडोसाइटोसिस इसमें आएगा। एंडोसाइटोसिस में क्या होगा? सेल कोई भी सॉलिड या लिक्विड को एनगल्फ कर लेगा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन के द्वारा, जिसमें आ जाएगा फेगोसाइटोसिस, जिसका मतलब है सेल ईटिंग। जब अमीबा ने फूड को खा लिया। और पिनोसाइटोसिस, जिसमें सेल ड्रिंकिंग होती है, जब लिक्विड्स के इंजेक्शन किया जाता है। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस का रिमूवल, या उसको हम कह सकते हैं कि सेल के बाहर फेंका जा रहा है। एग्जाम्पल हो गया हार्मोन, एंजाइम्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का। अगर हम मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी की बात करें तो ये कैसे कैसे इफेक्ट होगा? जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा फ्लूइडिटी होगी। जितने ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाएंगे उतनी ही अच्छी फ्लूइडिटी होगी। कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करेगा। अगर हम स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो माइक्रोविलाई पाए जाते हैं हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे कि पाया जाता है हमारे इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में। सेल जंक्शंस क्या होते हैं हमारे? ये किसी भी तरह की लीकेज को प्रिवेंट करेंगे, ये भी पीवाईक्यू में पूछा जाता है। एडरिंग जंक्शंस क्या होते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। गैप जंक्शंस क्या करेंगे? दो सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ये हेल्प करते हैं। अब इसके बाद से हम शुरू करेंगे न्यूक्लियस और बाकी के सारे सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस को हम एक एक करके देखेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ पेशेंट लिसनर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। दिस इज मैत्रेयी मिश्रा signing off for today.